नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है शहर के बाहर माँ को मंदिर में छोड़ दिया और चला गया। देवकी जी आज बहुत ज़्यादा खुश थीं। साल भर बाद उनके बेटे और बहू उनसे मिलने के लिए गांव आए थे। या ये कहो कि मोहन राम जी की मौत के बाद आज पहली बार वे दोनों गांव आए थे। पिछले साल किसी गंभीर बीमारी के चलते मोहन राम जी दुनिया को छोड़कर चले गए और देवकी जी अब अकेली रह गई थीं। यूं तो उनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन माही की भी अपनी गृहस्थी थी, इसलिए देवकी जी उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। फिर भी वह महीने भर में एक बार तो समय निकालकर अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए आ ही जाया करती थी। लेकिन उसकी गृहस्थी में कोई समस्या न आए, इसलिए देवकी जी उसे समझाती कि वह ज्यादा उनके बारे में ना सोचे। लेकिन वह कहती, माँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद लड़की का ससुराल उसकी पहली जिम्मेदारी है, पर माँ, भैया भाभी के भरोसे तो आपको नहीं छोड़ सकती ना। उन्हें अगर इतनी चिंता होती तो पापा की मौत के बाद आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं चले जाते। और फिर वह ही नहीं, सभी रिश्तेदार कहते थे कितना कमीना बेटा है, इकलौता बेटा है, फिर भी इतनी शर्म नहीं है कि अपनी माँ को पलटकर भी देख लेता। पर देवकी जी ने जैसे ही बहू बेटे की शक्ल देखी तो वे सारी बातें भूल गईं। याद था तो बस इतना कि देर से ही सही, मेरा बेटा मुझे ले जाने के लिए आ तो गया। और जब मोहन और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले तो उन्हें यह सब सुनने को मिला। मोहन अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है तू, तेरी माँ का तेरे अलावा है ही कौन, और तू उन्हें यहाँ गांव में छोड़ खुद मजे से शहर में रह रहा है। वह गांव में जहां भी गया उसे यही ताने सुनने पड़े। और फिर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, सब सच ही कह रहे थे, किंतु सच्चाई इतनी बुरी थी कि मोहन उसे सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल वह घर पे लोन लेना चाहता था जो कि माँ के नाम था, इसलिए वह अपनी माँ के पास आया था केवल अपने मतलब से। और जब उसने अपने लिए यह सब सुना तो गुस्से और द्वेष में आकर उसने कुछ सोचा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, मीनू, हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान पैक कर लेना। फिर अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ, आप भी मेरे साथ शहर चलो, यहाँ गांव में अकेले कैसे रह पाओगी। यह सुनते ही तो जैसे देविका जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई, वह खुशी खुशी अपने कपड़े बांधने लगी। बहू ने भी कपड़े पैक करने में अपनी सास की मदद करने लगी। शाम को बेटा और बहू दोनों अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल गए। निकलते वक्त देविका जी अपने पड़ोसियों से विदा लेती हैं। देखा बहन, मैंने कहा था ना कि मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। और देखो, आज मैं अपने बेटे और बहू के साथ जा रही हूँ। अब मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी और मेरे कारण मेरी बच्ची भी परेशान नहीं होगी जो इतना परेशान होती थी। वह भी सुकून से अपने घर में रह पाएगी। अच्छा बहन, चलती हूँ, कहकर देविका जी अपने बहू बेटे के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए मोहन ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और बोला, माँ, आप खाना खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया और फिर हमें घर से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है, अब तो आपको भूख भी लगी होगी। देविका जी अपने प्रति अपने बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठी। वे बोली, नहीं बेटा,
मैं तुम्हारे साथ ही खाना खा लूंगी। मेरे बच्चे भूखे बैठे रहें और मैं खाना खाऊं? नहीं बेटा, तुम लोग भी चलो मेरे साथ, साथ में ही खाना खाएंगे, वरना मुझे भी भूख नहीं है। मैं भी घर जाकर ही खाना खाऊंगी। मोहन ने बहुत कोशिश की देविका जी खाना खाने के लिए वहां उतर जाएं, लेकिन वह अपने बेटे के मोहवश कहीं नहीं गईं और मोहन को भी उतरकर जाना पड़ा, क्योंकि मोहन को अपना काम निकलवाना था। वह बड़ी शालीनता के साथ गाड़ी से उतरकर माँ के साथ खाना खाने के लिए गया और साथ में उसकी पत्नी भी। तीनों ने वहां खाना खाया और वहां से निकल पड़े। देर रात तक तीनों घर पहुंचे थे, इसलिए जाकर ऐसे ही सो गए। सुबह उठे तो बहू ने देविका जी को बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिलाया और खूब सेवा पानी की। कई दिन ऐसे ही निकल गए। वे बहुत खुश थीं। बहू भी अच्छी थी, खूब सेवा पानी करती थी। 5वें दिन मोहन माँ से कहने लगा, माँ, अब तो आप यहाँ रहने लगे हो। गांव वाला मकान खाली ही तो रहता है। मैं सोच रहा था क्यों ना उस मकान को बेच दिया जाए, फिर उसके पैसों से मैं यहाँ पर छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। पहले देविका जी ने मना किया, पर मोहन के जोर देने पर वह मान गईं। देविका जी ने सोचा कि अब तो बेटे बहू के पास ही रहना है, फिर घर का क्या है, जहाँ परिवार साथ रहे वहीं घर बन जाता है। यही सोच शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद वह बोला, माँ, चलो तुम्हें मंदिर घुमा लाता हूँ। एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है और आज सोमवार भी है, भोलेनाथ के दर्शन कर लेना। मोहन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। वह अपने मन में कोई और ही विचार बनाए हुए था, पर देविका जी कुछ न समझी। वे बेचारी खुशी खुशी बेटे के साथ मंदिर के लिए निकल गईं। मंदिर पहुंचते ही मोहन बोला, माँ, तुम अंदर जाकर दर्शन कर लो, मैं आता हूँ, कुछ काम है, जरा वह निपटा आता हूँ। वह अंदर गई और जाके पूजा पाठ करने लगी और मोहन अपनी माँ को छोड़कर वहाँ से निकल गया और देवकी जी अपने पूजा पाठ में लगी रहीं और उन्हें घंटा भर तो हो ही चुका था, पर पूजा करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और वह 2 घंटे और बैठी रहीं। ऐसे ही बैठे बैठे उन्हें 3 घंटे हो गए, लेकिन मोहन उन्हें लेने के लिए नहीं आया। अब तो सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ आया और देवकी जी को बहुत भूख लगने लगी। वे मंदिर से बाहर निकली और वहीं आसपास ही मोहन को ढूंढने लगी। वे घंटों तक वहां बैठी रहीं, लेकिन जब दोपहर का 1 बज गया और मोहन उन्हें लेने नहीं पहुंचा, तो वह बहुत चिंतित हो गईं। पर वह कर भी क्या सकती थीं? ना ही तो उन्हें घर का एड्रेस याद था, ना ही बेटे या बहू का नंबर याद था। बेचारी जाती भी तो कहाँ? अनजान शहर, अनजाने लोग। ऊपर से यह बात भी उन्हें परेशान कर रही थी कि यदि वह कहीं चली गईं और फिर मोहन उन्हें लेने आया तो परेशान हो जाएगा। इसलिए वह वहीं सीढ़ियों पर बैठी रहीं। सुबह से कुछ खाया न पिया। बेचारी वैसे ही पति के जाने के बाद से खुद पर ध्यान न दे पाने के कारण पहले से ही इतनी कमज़ोर थीं। उन्हें ऊपर से उन्हें कुछ खाने को न मिल पाने के कारण ही वह वहीं बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों से गिरते हुए सड़क पर आ गिरी। उसी वक्त एक चमचमाती काली गाड़ी सामने रुक गई, जिसमें से एक नौजवान युवक निकला और बोला, अरे अरे आंटी जी, आपको लगी तो नहीं? लेकिन देविका जी बेहोश थी। पास के लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उनकी आंख खुली। वह बहुत घबरा गई थी।
होश में आते ही मोहन मोहन चिल्लाने लगीं। उन्हें अपने बेटे के घर का पता तो याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थीं। जब होश आया तो सामने एक लड़का खड़ा था जो बहुत ही परेशान था। देविका जी के होश में आते ही वह बोला, आंटी जी, आप वहाँ बेहोश हो गई थीं शायद, और आप मेरी गाड़ी के सामने आ गिरी। इन लोगों को लगा कि मैंने आपको चोट मार दी है। बताएं आप इन्हें कि ये सब गलत सोच रहे थे। देविका जी बोली, हाँ बेटा, मैं बेहोश ही हुई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देविका जी ने जब यह बोला तो उस लड़के को थोड़ी राहत मिली और बाकी सभी लोग भी चले गए। फिर वह लड़का बोला, आंटी जी, आपको कमजोरी है शायद, तभी आपको चक्कर आ गए होंगे, पर इतनी धूप में आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं। देविका जी को इतना तो पता था कि उनका बेटा किस शहर में रहता है, पर वह ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने उस लड़के से कहा, बेटा, मैं अपने बेटे के साथ सुबह मंदिर गई थी, लेकिन वह अभी तक लौटकर नहीं आया। लड़के ने कहा, आंटी जी, आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतज़ार करती रहेंगी? आप मेरे साथ चलिए, शहर में तो पहुँच जाएं, फिर घर कैसे ढूंढना है वह भी सोचते हैं। मेरे भैया पुलिस में हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का देवकी जी को लेकर निकल गया। देवकी जी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और वह लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहता है। लड़के ने बताया कि मैं भी लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, परिवार के साथ वहीं रहता हूँ। शहर की सीमा में प्रवेश करने के बाद लड़का सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। उसने अपने भैया को फोन कर बुलाया और सारी स्थिति समझा दी। उसका भाई भी जल्दी ही उनके पास पहुंच गया। आकर उसने देविका जी को देखा, फिर पूछा कि आप वहां कब से बैठी थी आंटी जी? तो उन्होंने सब बात बताई कि कैसे आज सुबह मोहन मंदिर ले जाने की जिद ही कर रहा था और फिर वह मंदिर तो सुबह ही पहुंच गए थे और अब तो शाम हो चुकी थी, इसलिए वह उस लड़के के साथ आई भी थी कि यदि शहर में पहुंच जाऊंगी तो किसी भी तरह घर तक तो पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि वह लड़का जो अभी आया था, जिसका नाम विवेक था, वह पुलिस में था। अतः उसे समझते देर न लगी कि मोहन ने अपनी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहां छोड़ा था। वह बोला, आंटी जी, मुझे तो लगता है आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आइए पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपके बेटे को ढूंढते हैं। देवकी जी को भूख तो बड़ी जोर की लगी थी, पर उन्हें अनजान लड़कों पर बोझ बनना सही नहीं लगा। वह बोली, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए, फिर आराम से बैठकर खाना खाऊंगी, आप दोनों खा लो खाना। वे बोले, हम भी तो खा ही रहे हैं आंटी जी, और बेटा कहाँ भागा जा रहा है? जहाँ भी होगा उसे वहीं पकड़ लेंगे, आप परेशान ना हो, हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए, आइए। उन्होंने देवकी जी को खाना खिलाया और फिर अपने घर ही लेकर चले गए। विवेक बोला, आंटी जी, रात बहुत है, मैं कल आपको आपके बेटे के पास छोड़ दूंगा। उधर मोहन ऑफिस से आकर मज़े से टीवी देख रहा था, तो उसकी पत्नी ने पूछा, मोहन, मम्मी जी कहाँ हैं? आप सुबह मंदिर लेकर गए थे, वह सुबह से घर नहीं आई। मोहन बोला, नहीं आई तो आ जाएंगी, गई होंगी कहीं आसपास घूमने। तो उसकी पत्नी बोली,
लेकिन गई तो तुम्हारे साथ थी, फिर तुम कहाँ छोड़ आए उन्हें? मोहन, बताओ मुझे। मोहन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मोहन जोर से चिल्लाया। क्या मोहन मोहन, पागल हो गई हो? और इतना क्यों मरी जा रही हो? वो मेरी माँ है, मैं चाहे जो करूं, चाहे जहां छोड़ूं। तुम अपने आप पर ध्यान दो, आया समझ? उसकी पत्नी बोली, मैं तो समझ रही हूँ, पर शायद तुम भूल गए हो कि वो तुम्हारी माँ है, जिन्हें तुम दर दर की ठोकर खाने को तुमने आज एक अनजान जगह पर छोड़ दिया है। कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। मोहन, भूलना मत कभी इस बात को। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा, और समय निकलने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। वह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उधर देवकी जी के बारे में विवेक ने घर पर सभी को बता दिया था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। देवकी जी भी बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन मोहन अपने काम पर निकल गया, पर उसकी पत्नी की बातों का कुछ तो असर हुआ था उसके दिमाग पर, कि तभी गाड़ी से बाहर उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो अपने बेटे को गोद में उठाए हुई थी, जबकि वह स्वयं विकलांग थी। कभी अपनी छड़ी संभालती, फिर कभी अपने बच्चे को। यह सब देख उसे वह सब याद आने लगा जो बचपन उसने अपनी माँ के प्यार में बिताया था। वह याद करने लगा कैसे छोटी छोटी सी चोट लगने पर भी उसकी माँ उसे कितना दुलारती थी, कि तभी की नजर सड़क पर फटी शॉल बिछाकर लेटी हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके पैरों में इतनी चोट लगी थी कि खून निकल रहा था, पर वह दर्द से कराहती हुई करवटें बदल रही थी। कि तभी जैसे उस औरत के अंदर मोहन को उसकी माँ दिखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी माँ के जिस प्यार और दुलार को भूल चुका था, वह उसे याद आने लगा। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंचा जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक उसकी माँ नहीं थी। आसपास उसने लोगों को हुलिया बताया और पूछा, तो वहीं फूल की दुकान लगाने वाले ने बताया कि कल एक औरत थी जो यहाँ घंटों सीढ़ियों पर किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। फिर एक लड़के की गाड़ी के आगे आ गई। यह सुनकर तो जैसे मोहन की जान ही निकल गई। वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझसे उस माँ का पेट तक न भरा गया। वह इतना सब सोचने लगा कि तभी वहां फूल वाले की पत्नी आ गई और बोली, लेकिन वह माताजी ठीक है। वह लड़का उन्हें अपने साथ ले गया, वह बस बेहोश हो गई थी। यह सुन मोहन को थोड़ी राहत मिली, साथ ही अब वह चिंतित हो गया कि उसकी माँ कहाँ है आखिर। वह वहां से निकला और अपनी माँ को ढूंढने लगा। इधर विवेक ने नाश्ता करते समय देवकी जी से घर के आसपास का माहौल या कोई पहचान जानने की कोशिश की, तो देवकी जी ने बताया, बेटा, मेरा बेटा एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में रहता है, जिस पर पूरी बिल्डिंग पर गांधी जी की तस्वीर बनी है, और हमारे घर के पीछे की तरफ ही एक बहुत बड़ा सा अस्पताल है, जिस पर MK करके फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। मुझसे वो पढ़ा नहीं जाता। विवेक ने शहर की सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फोटो नेट से निकाली और फिर MK हॉस्पिटल सर्च किया, क्योंकि देवकी जी का बेटा एक अच्छी सोसाइटी में रहता था जिसकी फोटोज नेट पर पड़ी हुई थी। फोटोज देखकर, पेंटिंग देखकर वह पहचान गई। हाँ हाँ बेटा, यही है मेरे बेटे का घर। फिर हॉस्पिटल की फोटो दिखाकर विवेक ने कंफर्म किया और देवकी जी को लेकर चल पड़ा। उन्हें
उनके घर छोड़ने। बिल्डिंग तो मिल गई, लेकिन फ्लोर कौन सा है, फ्लैट कौन सा है, उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन विवेक ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और मोहन के नाम से फ्लैट नंबर पता किया और देवकी जी को लेकर उनके घर गया। देवकी जी की बहू ने दरवाजा खोला तो वह अपनी सास को गले लगाकर रोने लगी। माँ, आप ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तभी विवेक बोला, ये ड्रामा बंद करो, ये बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है? देवकी जी विवेक की ओर देखकर बोली, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? विवेक बोला, सही कह रहा हूँ आंटी जी, पूछिए अपनी बहू को, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा वहां। देवकी जी की बहू चुप रही, क्योंकि वह जानती थी गलती उसके पति की है। ऊपर से विवेक वर्दी में था, तो वैसे भी ज्यादा ना बोलने में ही उसने अपनी भलाई समझी। और उधर मोहन पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसका मन ग्लानि से भर आया। वह पूरा दिन अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी पत्नी की कॉल आई। वह बोली, सुनो मोहन, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। मोहन आज वैसे भी काम पर नहीं गया था। वह आया, आते ही उसने देखा कि दरवाजा उसकी माँ ने खोला है। एक पल को तो वह यकीन नहीं कर पाया। फिर रोते रोते अपनी माँ से लिपट गया और माफी मांगने लगा। तभी बाहर आता हुआ विवेक बोला, क्या ड्रामा करते हो दोनों पति पत्नी? उसने मोहन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तू अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी करता है जो उनके लिए दुखदाई है, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देवकी जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, विवेक बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? तब विवेक बोला, आंटी जी आपका बेटा जानबूझकर आपको वहां छोड़ आया था। देवकी जी अवाक रह गईं। वह मोहन की ओर देखने लगी तो मोहन उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे आपका रोकना टोकना बहुत खलने लगा था। विवेक बोला, रोकना टोकना खल रहा था? ये उनसे पूछो जिन्हें रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। तुम रात को लेट भी आओ तो शायद पत्नी बनाने का आलस कर जाए, पर माँ तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं सोने देगी। भगवान ने जो ये अनमोल वरदान तुम्हें दिया है उसकी कदर करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो प्यार हमें मिल रहे हैं अनमोल है। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो तड़पते हैं दिन रात, लेकिन उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। मोहन को अपनी गलती का पछतावा था। विवेक देवकी जी से यह कहकर चला गया, चलता हूँ आंटी जी, आता जाता रहूंगा, कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूं। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।